Hello everyone, welcome to ET Realty. Today we have with us Parveen Jain, Chairman Emeritus, Naredco and CMD Tulip Infratech, and Mr. Ravi Agarwal, Co-founder and Managing Director, Signature Global India. Thank you for taking time out with us. We will be talking about future of luxury estate with focus on sustainability. I will start with Praveen and Ravi both. What are the trends that you are seeing that has happened in the last 1 or 2 years since when the luxury real estate has started suddenly picking up? Before it was affordable housing, which was a major, which was in demand among home buyers, even in developers. Now that real estate has started picking up, what are the trends that you are witnessing? Pre-COVID scenario and the post-COVID scenario, there is a major change right now. Post-COVID scenario, the thought process about the life got changed. The people need more aspirational homes. Means the homes not just between the walls. It's more of amenities, more of aspirational living. Means giving each and everything, whatever they perceive for the life, they want in their home and the around. And the home should be also sustainable living, value proposition with amenities, and it should be usable also, giving them the proper 5 layer of security, privacy, and the level of convenience to their life. I think so that's the cause. That's why the luxury is picking up post COVID, because the aspiration towards life got changed. मैं एग्री करता हूँ रवि से इनकी बातों से, बट इसके साथ साथ आप देखें कि ऐसा नहीं है कि लग्जरी हाउसिंग अभी 2 साल से आना शुरू हुआ, सिर्फ पहले अफोर्डेबल बिकता था। आज से पहले भी जब प्रॉपर्टी का बाज़ार ठीक था 2009 से लेकर 2012 के बीच में, तब भी लग्जरी हाउसिंग थी बहुत सारी, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया और उसके बीच एक अफोर्डेबल हाउसिंग आई और मिड सेगमेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा था साथ साथ। बट अभी जस्ट कोविड के बाद से अगर मैं हरियाणा की, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यहाँ पर सिर्फ हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग दी है या एक पॉलिसी लेके आए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर अफोर्डेबल कोई इस तरह का था नहीं, या जो मिड सेगमेंट के हाउसेज थे अगर मैं कहूँ वहाँ पर, और लग्जरी भी था पहले से, बट अफोर्डेबल के अंदर ये लोग स्कीम लेके आए, हरियाणा गवर्नमेंट लेके आए स्कीम। और सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली एनसीआर में घर बने तो अफोर्डेबल के घर बने, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा श्रेय सिग्नेचर को जाता है, सबसे ज़्यादा घर सिग्नेचर ने बनाए। बट आज रीज़न क्या है कि अफोर्डेबल, मैं साथ में अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ, सारी सेगमेंट को लेके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अफोर्डेबल में क्योंकि लैंड प्राइस इतना ज़्यादा हो गया, आज वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया डेवलपर के लिए बनाना। ऐसा नहीं है कि आज अफोर्डेबल घर आज भी बन सकते हैं। सरकार ने एक लिमिट कैप बनाई उसकी कि 60 मीटर से, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर आते हैं, 60 मीटर से छोटा घर जो होगा वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आएगा। और उसका पहले रेट था 4,000 रुपये, बाद में 4200 किया, अभी 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है। तो 60 मीटर का या 50 मीटर का घर अगर बनाते हैं हम लोग, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पिछले 4-5 सालों में जस्ट डबल हो गई है। एटलीस्ट 70-80% तो उसमें एस्केलेट हो गई है कॉस्ट। अगर लैंड की बात करें, जहाँ ज़मीनें 3 करोड़ रुपये एकड़ थी लैंड, आज वो 20-22 करोड़ रुपये, 30 करोड़ रुपये एकड़ पहुँच गई हैं। तो आज अफोर्डेबिलिटी वो ख़त्म हो गई डेवलपर के लिए बनाना। अगर सरकार आज लैंड प्रोवाइड करे या उसका रेट ऐसा कर दे कि लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस नॉमिनल मार्जिन, तो आज भी डेवलपर तैयार है काम करने के लिए। आप ये देखें कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जितने डेवलपर ने लाइसेंस ले भी लिए थे, वो भी आज सरेंडर कर रहे हैं गवर्नमेंट को लाइसेंस कि भाई हम अफोर्डेबल नहीं बना पाएंगे। अब आते हैं लग्जरी सेगमेंट के अंदर, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों को ना सोच बदल गई। पहले कोविड से पहले था कि भाई सिर्फ घर होना चाहिए, अब लोगों को लगता है जिसको 2 बेडरूम वाले थे उसको 3 बेडरूम चाहिए, 3 वाले को 4 चाहिए। आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितने भी घर बने हैं या बिके हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड 4 बेडरूम 5 बेडरूम की है। लग्जरी की छोड़ दीजिए, बड़े घर की डिमांड बढ़ गई है। तो कोविड के बाद थोड़ा चेंज तो आया है ये। और लग्जरी की बात करें तो लग्जरी में सबसे ज़्यादा नया यूनिक जो फीचर लेके आया, डीएलएफ लेके आया। पहले अरालिया इन्होंने बनाया एक, फिर मैग्नोलिया बनाया, कमेलिया बनाया। थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के घर भी हो सकते हैं। 5-7, मतलब साइज़ को छोड़ दें, अगर जो अम्यूनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पीछे मैंने एक न्यूज़ में देखा था, शायद इकोनॉमिक टाइम का था शायद वो, कि 100 करोड़ रुपये का घर बिक गया पिछले कुछ महीने पहले। तो वो प्रोसेस चेंज हो रहा है। इसीलिए जो डिमांड में रहता है, डेवलपर की मजबूरी है, जो हमारे लिए तो हलवाई की दुकान है, जो बिकेगा वो बनाएंगे, तो वो पोजीशन है। So what has happened is land prices increased, cost material cost has increased. Developer has no option but to increase the cost of properties. And is this why that the supply that is coming up is mostly in the luxury real estate, and which is what is being consumed,
or is it that developers are mostly focusing on luxury real estate because the home buyers pockets have increased and they want to buy such properties? Which one is this? सो देखिए, जो अभी हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, लैंड बढ़ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लग्जरी और अफोर्डेबल में सिर्फ साइज़ का अंतर है। जो अफोर्डेबल लोग घर बना रहे हैं, अफोर्डेबल के अंदर बहुत सारे अमेनिटीज़ जनरली प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो मिड सेगमेंट के बना रहे हैं, उसका क्या स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगा। या जो घर में मान लीजिए अगर आपने इटालियन मार्बल नहीं लगाया, टाइल लगा दिया, तो एक तो साइज़ का इंपॉर्टेंट है कि आज जो लग्जरी जो घर बन रहे हैं उसको साइज़, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो इसलिए आपको लगता है लग्जरी है, वो ऐसा नहीं है। जो अफोर्डेबल लोग बना रहे थे, अफोर्डेबल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं दे रहे थे जो आज लग्जरी वाले लोग दे रहे हैं, थोड़ी सी कम होंगी उससे, मतलब, या उसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा छोटा होगा, कम होगा, तो क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो लोग मार्केट करने के लिए लगता है कि सुपर लग्जरी है, इस तरह की बातें आ गई। और ऑफकोर्स उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी रिच हैं, काफ़ी रिच हैं, तो वो ऑप्शन होती थी पहले कि वो आप अपने हिसाब से लगा लें। अगर मान लीजिए मैंने मिड सेगमेंट का अपने घर लिया 2000 स्क्वायर फीट का, या 2500 या 3000 स्क्वायर फीट का, आपने अंदर इंटीरियर जो मर्जी करा लिया, हमने आपको बेसिक अमेनिटीज़ के साथ दे दिया। एक ये है कि आज लोग भी आज वो हैसल से भी बचना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई आज पेइंग कैपेसिटी तो बढ़ी गई है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, बट लोग ये चाहते हैं कि हमें तो बिल्कुल रेडीमेड दे दीजिए, बल्कि सिर्फ कपड़े लेके जाएँ। और मतलब अभी जैसे फर्नीचर नहीं आता, बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब वो लोग कहेंगे फर्नीचर भी आप ही लगा के दे दो, हमारे को तो बस खाली हम अपने जैसे होटल का रूम होता है इस तरह से तैयार करके दे दो। कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगता है वो आ जाएगा। रवि, देखिए, एकदम समझे कि गुड़गांव की डिमांड जनरेट कहाँ से हो रही है। गुड़गांव की डिमांड दो तरह की डिमांड है। एक, और आई थिंक सो एक अच्छी मेजोरिटी डिमांड दिल्ली से आने वाला माइग्रेशन है। ठीक है, आज जो दिल्ली में लैंड प्राइसेस हैं या जो भी घरों के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, अच्छे। आज स्टिल भी गुड़गांव और दिल्ली में बहुत ज़्यादा अंतर है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ, कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी है। लोग वहाँ पर बेटर लिविंग गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बहुत अच्छा है, और आई थिंक सो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर संघाई काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। तो लोग चाहते हैं, क्योंकि बेटर लाइफ की तरफ लोगों का प्रोपोजिशन बढ़ गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली से या माइग्रेट होकर गुड़गांव आ रहे हैं। गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, और गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर एंगल से वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली से माइग्रेट होकर गुड़गांव आ रहे हैं, वहाँ पर अपना एक घर बेचते हैं, यहाँ शिफ्ट करते हैं। एक वहाँ से डिमांड एक अच्छी जनरेट हो रही है। दिल्ली की खुद की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के आसपास है। अगर 2.5 करोड़ में 10% लोग अगर गुड़गांव शिफ्ट होने का प्रयास करें तो 25 लाख की पॉपुलेशन गुड़गांव में बढ़ जाएगी, एंड दैट इज़ द ग्रेट डिमांड दैट इज़ गोइंग ऑन। और कभी भी कोई भी सिटी जो बेटर डेवलप्ड होगी और जो सिटी में इंफ्रा ठीक सा नहीं होगा, तो वहाँ से लोग मूव करना चाहेंगे, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस होंगी, वहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे। दूसरा, एक जैसे अभी पहले भी बताया कि कोविड के बाद लोगों की एस्पिरेशन टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो गई है। बिल्कुल प्रवीण जी के साथ मैं एग्री करूंगा कि साइज पर से, देखिए, जब पहले हम अफोर्डेबल बना रहे थे, अफोर्डेबल का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बॉटम ऑफ द पिरामिड, और ऑलवेज मिड ऑफ द पिरामिड के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा अनसर्व्ड चल रही है। गुड़गांव पर से अगर बात करें, मैं इसमें गुड़गांव में आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आपके यहाँ की रिपोर्ट है, एक गुड़गांव म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA ने एक प्रेजेंटेशन दिया कि सन 2031 तक गुड़गांव के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 41 लाख टच कर जाएगी, जो आज 22 लाख, यानी कि 19 लाख का डेफिसिट। अगर एक प्रोजेक्ट को डेवलप होने में 5 साल लगते हैं, तो अगर मैं उसको वहाँ से माइनस कर दूँ तो 2026 और अगर 4 लोग एक घर पे मानूँ तो करीबन 5 लाख घर। और गुड़गांव की सेल कितनी है पर साल की? 30,000 यूनिट की सप्लाई है। तो जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है। दूसरा, आप देखिए लग्जरी हाउसिंग, जिसको हम लग्जरी हाउसिंग या अच्छी हाउसिंग या बड़े साइज़ की हाउसिंग बोल रहे हैं, क्योंकि टिकट साइज़ बड़ा होगा ही होगा, जब घर बड़ा होगा तो साइज़ का टिकट बड़ा होगा ही होगा। वो कहाँ आ रहे हैं? द्वारका एक्सप्रेसवे, साउदर्न एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, और साथ में अपना जो एक दिल्ली इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये इस तरह के, जब पूरा गुड़गांव चारों तरफ एक्सप्रेस से पंच इन हो गया हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जाहिर है डिमांड कहाँ पे आएगी? जहाँ बेटर इंफ्रा होगा। और वही इम्पैक्ट की डिमांड आपको गुड़गांव में प्राइसिंग के फॉर्म में
नज़र आ रही है। डिमांड सप्लाई गैप होगा, लोगों की इच्छा है कि वो बड़े घर में रहें, बेटर अम्यूनिटी वाले घर में रहें, तो जाहिर है वो डिमांड, मेरे को लगता है डिमांड आने वाले वक्त में और ज़्यादा मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी भी स्टिल गैप चल रहा है। 5 लाख अगले 2 से 3 साल में और 30,000 की सप्लाई, तो इतनी सप्लाई का जब गैप चलेगा तो इट इज़ गोइंग टू बूम। Does this supply gap means that prices might increase further? हाँ नहीं, देखिए प्राइस बहुत सारी चीज़ों में ना, डेवलपर क्या होता है कि जब आज मैंने बताया, जैसे हम तो मिठाई की दुकान है, हलवाई हैं, कि आज राशन बना सामान लाए और बना के बेच दिया, तो लैंड कॉस्ट बढ़ने का भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर लैंड कॉस्ट नहीं बढ़ती शायद रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। आज डेवलपर जब ज़मीन खरीदता है तो आज से पहले 5 करोड़ रुपए का ज़मीन खरीदते थे हम, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाते थे, उसके हिसाब से सेल निकालते थे। आज 30 करोड़ रुपए ज़मीन पहुंच गई है। अब मैंने तो उस पीछे सुना है कि 100 करोड़ रुपए गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर 100 करोड़ रुपए कोई डिमांड कर रहे हैं, या जो पीछे ऑक्शन हुई है शायद वो HSIDC की, वो 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, जब ज़मीन के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो प्राइस शूटअप होंगे ही होंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे बता रहे हैं साउथ दिल्ली के अंदर आज वसंत विहार की बात करें, वसंत विहार में भी अच्छा सब लोगों की फैमिली बढ़ रही है, एक्सटेंडेड हो रही है। तो आज एक वहाँ पर अगर एक मकान बेच के यहाँ पता लगता है कि उससे बहुत कम पैसे में 25% कॉस्ट के अंदर अपार्टमेंट भी मिल गया, उससे बेटर लग्जरी भी हो गई, बाकी पैसे के साथ बिजनेस कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, रेंटल इनकम आ गई, तो लोग इस तरह से चीज़ें बहुत कर रहे हैं। The project that you're designing now and the project that you were designing before, the new project that you are launching or will launch in next financial year or coming years, are you seeing any difference in how you're designing it? Are you seeing any kind of different amenities, different products that are being used, different technology that is being used that you are bringing in within these projects, and the reason behind it? देखिए, जो अगर मैं पिछले 10 साल की बात करता हूँ तो 2012 के बाद से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप आए भी नहीं, क्योंकि बाज़ार में मंदी इतनी थी कि बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट, अगर डिमांड अगर 5 लाख घर की थी तो शायद 25,000 घर आए होंगे, उससे ज़्यादा लाइसेंस भी नहीं आए। और पुराने जो डिलीवर हुए 2012 से पुराने जो लाइसेंस थे वो डिलीवर हुए, बट उसके बाद एक अफोर्डेबल जो स्कीम आई, सबसे ज़्यादा डिमांड अफोर्डेबल की थी और अफोर्डेबल काफ़ी लोगों ने बनाए और डिलीवर भी हो गए वो अफोर्डेबल। बट जो बीच में गैप था मिड सेगमेंट का और लग्जरी का, वो एज इट इज़ रहा, बरकरार रहा, उसकी वजह से। दूसरी टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे थे, पहले जो कन्वेंशनल तरीके से होती थी, उसके बाद माई-वन शटरिंग आ गई। माई-वन के अंदर मोनोलिथिक बिल्डिंग बन जाती है, एक बार में सारा कास्ट हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बेटर है, फिनिशिंग बेटर है, कभी कोई पूरी ज़िंदगी में सीपेज नहीं आती, तो वो टेक्नोलॉजी आ गई। और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चीज़ें नई नई आ रही हैं, उसके ऊपर लोग काम भी कर रहे हैं, फिनिशिंग के अंदर नई नई चीज़ें आती आ रही हैं, तो सभी लोग, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द डेवलपर चेंज हो गए हैं या हो जाएंगे, मुझे लगता है कुछ सालों में। वो मतलब ज़रूरी है, जो नहीं, अगर वो पीछे रहेगा टेक्नोलॉजी के से तो वो आउट ही हो जाएगा बाजार से। Ravi ji, have you seen that, because you have been launching project year on year, do you see that there is some kind of change that is happening within the designing or within the projects that you're developing that is now in demand, that is now what builders are looking at, whether it is because of the cost, whether it is because of the design, whether it is because of the demand? Have you seen any kind of changes? Major changes are going on. Reason being, आप समझिए कोई भी कभी कोई इंडस्ट्री चलती है, वो इंडस्ट्री को वो प्रोडक्ट बनाना होता है जो कस्टमर की नीड बेस है। आप नीड बेस एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। आज कस्टमर को अगर घर 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK चाहिए, तो जाहिर है तो इंडस्ट्री का काम है कि उस चीज़ को ही सर्व करे। दूसरा काम, देखिए पहले से हम लोग कभी भी घर डेवलप कर रहे हैं, घर का विज़न कम से कम 20 साल का विज़न, स्ट्रेंथ वाइज 100 साल का विज़न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अमेनिटीज़ पर से और जो आने वाली टेक्नोलॉजी, आप देखिए आज जो व्हीकल हैं हमारे यहाँ, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल ख़त्म होने वाले हैं, तो जाहिर है जो आज घर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो भी पूरी सोसाइटी लिविंग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को देख के ध्यान करना चाहिए। और एज ए मदर नेचर भी, हम एज ए रिस्पॉन्सिबल डेवलपर, एज ए कम्युनिटी, हमें कभी भी कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो मदर नेचर का भी ध्यान रखना है, लोगों को घर भी देना है। तो सस्टेनेबल लिविंग इज़ द सॉल्यूशन। अब उसका फ़ायदा कस्टमर को भी है, मदर नेचर को भी है और डेवलपर को भी है, तीनों को उसका फ़ायदा है। इसलिए अगर मैं एज ए अपनी कंपनी बात करूँ तो हम लोगों ने एक मेंटेन बनाया हुआ है कि यस, वी नीड टू गो फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एज ए सस्टेनेबल लिविंग ओनली। अब उसका फ़ायदा क्या है? एनर्जी सेविंग। जितने भी घर डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर सारों में IGBC ग्रीन प्लस में एक एज सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल एज सर्टिफिकेशन है। हम लोग सारे घर एज सर्टिफाइड कर रहे हैं, मींस वहाँ पर करीबन 20 से 30% एनर्जी एंड वाटर की सेविंग है। घर डेवलप कर रहे हैं तब जीरो वेस्टेज का मेथड कर रहे हैं। प्रॉपर हर जगह
वाटर की जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन उस चीज़ का रीयूज का एक पूरा प्रोग्राम उसके अंदर बनाया जाना चाहिए। अमेनिटीज़ डेवलप करने लगेंगे तो उन सब के अंदर वो सारी चीज़ें चाहिए। बल्कि मैं इस बात में बिलीव करता हूँ एज सिग्नेचर ग्लोबल कि यस इंटीग्रेटेड लिविंग की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब कि आदमी को कम से कम मूवमेंट, वंस आप मान लीजिए टीओडी डेवलप कर रहे हैं, आपके सामने मेट्रो है, टीओडी मीन्स ट्रांजिट ऑर्डर डेवलपमेंट मीन्स सामने आपके यहाँ मेट्रो आती है। अगर एक बार पर्सन घर में आ जाते हैं या अपनी गाड़ी से भी कार से भी घर आ जाते हैं एक बार, तो उसके अंदर उसके पास का जो बाहर के जाने का जो मूवमेंट है वो कम होना चाहिए। उसको वहीं पर शॉपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, वहीं पर स्कूल हॉस्पिटल की एक बेसिक नीड जरूर पूरी होनी चाहिए, ताकि उसका जो मूवमेंट है उससे हमारा पॉल्यूशन घटेगा। एक और चीज़ निकल के आ रही है कि नेट यूजेबल एरिया, आप घर बाई करते हैं उसकी यूजेबिलिटी, आपके रूम के साइज़ प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में बैल्कनी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आप 5 फीट की बैल्कनी दे दें, आपको 7 फीट की बैल्कनी देनी चाहिए डेक साइज, ताकि वो उसकी घर के स्पेस को बड़ा करे। साथ में सर्वेंट रूम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिज़ाइनिंग के टाइम में टेक केयर की जानी चाहिए। और साथ में साइज़ को इतना बड़ा भी रखना है कि उसके अंदर कम से कम 3 बेडरूम 4 बेडरूम आ जाएं, लेकिन उसके अंदर जो एफिशिएंसी वो इतनी रखनी है कि उसका टिकट इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अनअफोर्डेबल हो जाए। उसके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन भी बना रहना चाहिए। Mr. Jain, do you think if builders goes for these kind of amenities, sustainable, when it comes to sustainable amenities, it definitely means that cost of construction will increase. Do you think this will be beneficial for builders when it from a builder's perspective? Do you think this will be beneficial and more builders will move into this, or is it because there is certain demand, certain builders will be there to cater to this kind of demand, and most of the builders will be focusing on the common real estate projects that are coming up? देखिए, डेवलपर के लिए भी, एंड यूज़र के लिए भी अच्छा है। एंड यूज़र के लिए तो अच्छा है ही है, मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। बट गवर्नमेंट ने अभी इंसेंटिव भी देना शुरू किया कि पैरामीटर्स हैं कि आप ये ग्रीन बिल्डिंग के अंदर सिल्वर रेटिंग होगा, गोल्ड रेटिंग होगा, प्लेटिनम होगा, तो आपको उसका इंसेंटिव भी मिलता है, आपको एरिया मिल जाता है ज़्यादा कि आप अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तो इतना एरिया आप ज़्यादा मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। अब मैक्सिमम प्लेटिनम पे जाओगे तो 12-15% मिल जाएगा, तो वहाँ से वो कॉस्ट सेट ऑफ हो जाती है। उसके बाद भी थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, बट डेवलपर को ये भी सोचना चाहिए, मुझे लगता है जैसे बता रहे हैं रवि जी कि भाई हमने सोचा है कि जापानीज गार्डन इस तरह का बना रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट के अंदर जो प्लांट्स लगाएंगे, जबकि वो प्लांट्स के लिए कोई ऐसे नंबर्स नहीं है उसके स्पेसिफिकेशन कि हाँ जी अगर ये प्लांट लगाओगे तो आपको ये नंबर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ, जैसे ग्लासेस के लिए है कि अगर आप हीट कम जनरेट होगी अंदर, आपको एसी कम चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक नंबर पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस में IGBC ने किया हुआ है। बट मुझे लगता है इसके अलावा ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए डेवलपर की। जब कोई भी काम करता है, ठीक है कि भाई गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दे दिया, आपने वो कॉस्ट वहाँ से सेट ऑफ कर लेते हो, उसके बाद भी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा भी होती है, तो भी एज ए कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपर आपको सोचना चाहिए कि जब आप पैसे कमा रहे हो थोड़े से पैसे कम कमाओगे, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रवि जी बता रहे हैं, हमारे जैसे हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आजकल सब लोग बहुत सारे डिज़ाइन करते हैं, बहुत कम डेवलपर होंगे जो मंदिर डिज़ाइन करते हैं घर के अंदर या सोसाइटी के आसपास। मतलब लोग बड़े बड़े क्लब बना देते हैं, मंदिर की जगह नहीं छोड़ते, तो मंदिर बनाना, डिलीवर करना, तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है जो लोगों की नीड है, लोगों की नीड क्या है वो समझ के उसको पूरा करना, ये रिस्पॉन्सिबल डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। But do you think this trend can catch up to lot of builders, or do you think that it will remain to niche? नहीं, मुझे लगता है धीरे धीरे, देखिए मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि जो मार्केट के साथ चलेगा या जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, जो डिमांड, वही लोग सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज लोग पीछे या तो पीछे रह जाएंगे या उनकी कंपनी छोटी रह जाएगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सब चीज़ों का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। Indian government has announced that they want to be net zero by 2070, and construction industry and infrastructure both are one of the highest carbon emitters when it comes to pollutions and carbon emission. Do you really think that real estate projects, when they start developing to the time it is complete and post delivery, do you think that they can become net zero and they can reduce their carbon emissions? And what are the things that builders within the country, within the cities, different cities, what they can do so that their overall carbon emission reduces, which is where we can reach the target that we have announced? देखिए, नेट ज़ीरो तो बड़ा मुश्किल है। नेट ज़ीरो की अगर बात करेंगे तो फिर तो जो पुराने कच्चे मकान थे, अगर उसी तरह के घर बनाएंगे तो नेट ज़ीरो की बात हो सकती है। बट ये है कि हाँ, सस्टेनेबल की जैसे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने स्टडी करवाई है अभी, सारे डेवलपर्स ने, उसमें प्रदीप जी भी थे, ट्यूलिप भी था, नरेडको के साथ एक स्टडी की है, और IIT दिल्ली स्टडी कर रहा है, और उसकी जो स्टडी में जो प्रोफेसर हैं वो ग्रैब के मेंबर भी हैं। तो ये स्टडी करवा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन से कितना पोल्यूशन होता है
और कहाँ कहाँ पर क्या क्या मेजर हम लिए जाएं जिसकी वजह से पोल्यूशन वो डिक्रीज हो जाए या वो जीरो वैल्यू पे आ जाए। तो वो स्टडी चल रही है हमारी। मुझे लगता है कि जैसे अभी आप देखते हैं कि 2 महीने के लिए एनजीटी की तरफ से बैन आ जाता है कि आप ग्रैब की तरफ से कि आप ये आज कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ग्रैब की, तो वो लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले और कंस्ट्रक्शन से हम कैसे रिड्यूस कर पाएंगे जो इस तरह का पोल्यूशन कम कर पाएंगे, तो उस पर स्टडी चल रही है। मुझे लगता है सारे डेवलपर्स उसके लिए एग्री कर रहे हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं वो तो सब लोगों ने एग्री कर भी दिया। और बाकी सब लोग, क्योंकि 2 महीने के लिए काम बंद होने का मतलब है कि 2 महीने के लिए, वो चाहे बेशक 5 दिन के लिए काम बंद होता है या 15 दिन के लिए बंद होता है, जब भी 2 महीने के लिए बंद होता है। एक कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जब बंद होती है तो उसके बाद दोबारा चालू करने के लिए आपको 3 महीने और चाहिए। एक बार लेबर साइड पे चलेगी, दोबारा मोबिलाइज करोगे सब लोगों को, तो आज की तारीख में आप ये देखें 1.5-2 महीने बारिश भी रहती है यहाँ पर, तो पूरे साल में सिर्फ 6 महीने काम कर पाते हैं। तो वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अपग्रेड करे और पोल्यूशन ऐसे काम करें जिससे पोल्यूशन कम हो, इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो उसके लिए हमारी स्टडी चल रही है। मुझे लगता है सभी लोगों को करना ही पड़ेगा, उसके लिए आना पड़ेगा। यस, वी आर एग्री ऑन दिस एंड इसीलिए यहाँ तो नेरेडको के साथ सिग्नेचर ग्लोबल पूरी तरह से इस मुहिम में साथ है। और हम लोग भी चाहते हैं कि ग्रैब एक कुछ इस तरह से मीटर, जैसे साइट पे हमने पीछे भी इंस्टॉल करवाया कि साइट पे एक मीटर लगा हुआ है जो मीटर इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है। तो उसके अंदर कोई गाइडलाइंस अगर ग्रैब के पास से ऐसे आ गई, भाई साहब इतने अगर मीटर यहाँ तक है तो आप कंस्ट्रक्शन अपनी बंद कर देंगे या आप चालू रखेंगे। 300 उन्होंने कहा 300 का टारगेट लिया है। ग्रैब 3 में अगर 300 से ऊपर चला जाता है 2.5 PM लेवल जो है, तो आपको कंस्ट्रक्शन बंद करनी है। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर जो एनसीआर के हैं, एटलीस्ट गुड़गांव के, उन्होंने तो साइट के ऊपर मीटरिंग होनी शुरू हो गई है। उसकी जो रिजल्ट्स हैं डायरेक्टली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में होते हैं, तो आप वहीं से देख सकते हैं कि किस साइट के अंदर कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो ये अच्छा मतलब स्टेप है सबके लिए, मुझे लगता है एनवायरनमेंट के लिए भी। One of the things that comes when it comes to construction pollution is the construction waste that comes out of the projects. Whether it comes to redevelopment of projects, ये बड़े शहरों के लिए, मुंबई के लिए या दिल्ली के लिए, जहाँ wherever there is redevelopment happening, there are a lot of construction waste, and even if there is independent houses, there are construction waste. Do you think that this construction waste and demolition waste can be reused, or is it being reused in the projects that are being developed or in the infrastructure that is being developed? And how do you think that this can benefit the overall city or even the builders if they can reduce their overall cost? देखिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सब बातें, मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग जितने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी हमने आज तक घर डेवलप किए हैं, ज़ीरो हमने वेस्ट बाहर लेके गए होंगे कभी भी। जितना भी वेस्ट है वो उसको साइड पर ही कंज्यूम हो गया। अब जैसे पहले जो कन्वेंशन तरीके से घर बनते थे, उसमें ब्रिक्स यूज़ करते थे, प्लास्टर यूज़ करते थे, उसका जो वेस्ट था वो कहीं काम नहीं आता था, फिलिंग के अलावा कहीं काम नहीं आ सकता। अब जैसे जब माई 1 के अंदर घर बनने शुरू हो गए तो वेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, नेग्लिजिबल रह गया। मतलब पहले परसेंटेज अगर 20% हो गई तो अब वो 0.5% पे रह गई। तो इस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट मुझे लगता है ज़्यादा होगा नहीं। और अगर उसके भी तरीके हैं, मान लीजिए कि टाइल्स आपने लगाया, स्टोन लगाया, जो कट पीस बच गए, उसको आप कैसे पैटर्न में डिज़ाइन दे सकते हैं, लॉबी में दे दीजिए, कहीं और दे दीजिए, क्लब में दे दीजिए, पाथवेज में दे दीजिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करना है, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द डेवलपर आज की तारीख में सारे लोग यूज़ कर रहे हैं उसे। हाँ, इंडिविजुअल घर की बात करें, वहाँ पर वो यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा तो प्रोजेक्ट इतना बड़ा, साइज़ इतना बड़ा होता है, जो जितनी वेस्टेज होती है वो कहीं ना कहीं लगी जाती है। बट वो छोटे घरों के अंदर है, वो है इशू है। तो गवर्नमेंट मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसके लिए करेगी। जैसे अभी रोड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमेशा मैं जब इंटरव्यू देखता हूँ हमारे गडकरी जी का, तो वेस्ट से बहुत सारी सड़कें बना रहे हैं, रबड़ के वेस्ट है, किसी मल्टीपल तरह के वेस्ट है, तो कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा ही। टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करना पड़ेगा उसके लिए हमें। बिल्कुल, हम लोग भी एज ए सिग्नेचर ग्लोबल, एज ए डेवलपर, हम लोग बिल्कुल क्लियरली ज़ीरो वेस्ट की थ्योरी पे काम कर रहे हैं। हमारे किसी प्रोजेक्ट से हम जीरो, मतलब कि कोई भी वेस्ट बाहर नहीं आने जाने देते, वहाँ पे ही सेल्फ कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। और साथ में क्योंकि जितने भी हाई राइज हमारे डेवलप हो रहे हैं वो सारे माई 1 के साथ, माई 1 मतलब कि एल्यूमिनियम बेस्ड शटरिंग। Do you think that builders will now focus more on theme-based township? It has been there for a long time, but do you think this kind of concept might take mostly, because if you have to sell luxury, there has to be some kind of USP on it. So either it is that the space is more, or you are giving some kind of different amenities, or there is some kind of theme-based for children or for others, for old people. This kind of that USP is being provided. Do you think this kind of concept might take off? बिल्कुल, देखिए हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं, चाहे हमारे यहाँ बच्चे हों, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, और या हमारे यहाँ जितने भी हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स हों, बिल्कुल उन सब की जितनी भी नीड हैं वो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम नीड एनालिसिस बेस्ड घर को डेवलप करें, तो उसके अंदर उन सब की चीज़ों का टेक केयर होना चाहिए। थीम बेस्ड घर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, थीम बेस्ड घर
की ही डेवलपमेंट आज की टाइम में जितने भी आपके लग्जरी हाउसिंग आ रही है उसके अंदर आप चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों उन सब के लिए उस चीज़ों को टेक केयर ऑलरेडी कर रहे हैं। स्पेसिफिक बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉन्ग रन में इंटीग्रेटेड लिविंग बहुत ज़्यादा चलने वाली है क्योंकि लोग उन घरों को पसंद करेंगे जहाँ पर सारी चीज़ें उनकी डोर स्टेप पे अवेलेबल हों। ये जो गवर्नमेंट ने, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट ने टीओडी स्कीम जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की, उसमें सरकार ने कहा कि 30 जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जो हाउसिंग एरिया आता है, जो आर जोन की ज़मीनें हैं, वहाँ पर 30% कमर्शियल कर सकते हो, 70% हाउसिंग रहेगा। इसका मतलब ये है कि वहीं पर काम करें, अब वर्क प्लेस भी आपका वहीं है, वहीं आपका घर भी है, उसी के अंदर नीचे क्लब है, क्लब में वो सारी एमिनिटीज़ हैं जो आप बाहर जाके कहीं मॉल में ढूंढोगे, कहीं और जो ढूंढोगे। तो आपको इंटीग्रेटेड का मतलब वही है कि आपको एक ही जगह दे दिया इन्होंने सारा। ऐसे कमर्शियल के अंदर भी इन्होंने 30% रिजर्व कर दिया, 30% तक आप हाउसिंग बना सकते हो। अगर कमर्शियल बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है, कोई ऑफिस बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है, वो चाहते हैं अपने ऑफिस के जो स्टाफ के लिए भी अगर सर्विस अपार्टमेंट बनाने हैं तो वो बना सकते हैं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट जो इस तरह की हो रही है, जो इंटीग्रेटेड हो रही है, उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो जो प्लान्स होंगे और जो डिमांड भी है गवर्नमेंट भी उसी के हिसाब से कर रही है। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें अब आ रही हैं धीरे धीरे। Do you think this can be a beneficial or selling point? Because I talked about USP. Do you think this can be a selling point and USP for a builder, which means that their profit margin might increase, or they might be able to charge more premium when it comes to selling a property if they are going into sustainable living? Do you think that home buyers will pay more or are ready to pay more for properties which are more sustainable? And do you think this builders might go for this because their प्रॉफिट मार्जिन माइट इंक्रीज? देखिए, प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं, जब मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रॉफिट मार्जिन अगर लैंड कॉस्ट रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो हम सस्ते घर बेचेंगे। हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं, हरियाणा के अंदर नॉर्म्स है कि आप जो भी डेवलपर कोई हाउसिंग बनाएगा तो उसका प्रॉफिट 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका जो लैंड कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो मार्केटिंग कॉस्ट है, सब ओवरहेड्स में लाके 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो आप इसलिए ये कहना कि हाँ लग्जरी बना रहे हैं क्योंकि लोगों से ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे या बिल्डर ज़्यादा पैसे कमा लेगा, वो ऐसा नहीं है। बट लोगों की डिमांड ही ऐसी है आज की तारीख में कि भाई, अच्छा दूसरा ये भी रीज़न है कि लैंड क्योंकि इतनी महंगी हो गई है, अगर कहीं पर अगर 15,000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचता हूँ प्रॉपर्टी को और मेरी लैंड कॉस्ट 8,000 रुपये 9,000 रुपये है, तो कंस्ट्रक्शन में तो क्या है, मैंने 1,000 रुपये भी ज़्यादा लगा दी तो लग्जरी बन जाएगा वो, या उसके स्पेसिफिकेशन बेटर हो जाएंगे। तो अब अगर मैं मुंबई की बात करूँ आपसे, मुंबई में जहाँ 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लग्जरी अपार्टमेंट है, वहाँ छोटे अपार्टमेंट भी हैं, क्योंकि वो जो लैंड कॉस्ट वर्सेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में गैप जितना कम होता जाएगा, तो आप अब फिर वो लग्जरी की सेगमेंट में आ जाएगा। वहीं पर लैंड कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होगी, अगर आप टियर 2 सिटी में चले जाएँ जहाँ पे लैंड कॉस्ट 1,000 रुपये स्क्वायर फीट है, मैं वहाँ लग्जरी की जाके बात करूँ तो वो लग्जरी होगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई तुम 1,000 रुपये वाली ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये कर लोगे और मैं सोचूँ मैं उसको 15,000 बेच लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो डिमांड सप्लाई वाली बात है और रीजन टू वो लोकेशन वाइज भी मैटर करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रवि ने बताया कि भाई आप जो, अगर मैं लग्जरी हाउसिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुड़गांव की अगर जनरल बात करें तो सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे या SPR गोल्फ एक्सटेंशन, ये कुछ पेरिफेरी वाली जो लोकेशन है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा दूर चले जाएंगे, सेक्टर 99 में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो वहाँ पे मैं कहने लोगों को लग्जरी हाउसिंग बना दूंगा मैं, शायद वहाँ पे डिमांड नहीं आएगी उसकी, वहाँ पे फेल ही हो जाएगा प्रोजेक्ट वो। तो वो लोकेशन स्पेसिफिक भी है लग्जरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो। Ravi, you talked about integrated living from builders perspective, not company specific, but from builders perspective, if the project is being developed without integrated living or without sustainable elements, and the project which is being developed in integrated living and sustainable elements, which would be more beneficial to you, and where do you think that more demand might come up? And also about the timelines. If you're developing a sustainable project, do you think that your timeline increases because there is a fixed timeline that you have to give to RERA? नहीं, सस्टेनेबल तो देखिए करना ही पड़ेगा। सस्टेनेबल में जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी क्या है कि अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है, उसमें सर्टन नॉर्म्स है कि आपको हर एक प्रोजेक्ट जो एक साइज से ऊपर है आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा 20,000 मीटर से बड़े में। तो और जितने प्रोजेक्ट जो बड़े डेवलपर कर रहे हैं वो 20,000 मीटर से बड़े ही हैं। तो उसके अंदर एनवायरमेंट क्लियरेंस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बड़ा आ ही गया। उसके अंदर बहुत सारी, जैसे आपको वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, आपको ग्रीन एनर्जी जनरेट करनी है, उसके अंदर जो भी सोलर सिस्टम लगाना है आपको, और ग्लास ऐसा लगाना है, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि ग्राउंड कवरेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% ग्रीन कंसोलिडेटेड ग्रीन देना है। बहुत सारी चीज़ नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए रखे हैं, उसके बिना प्रोजेक्ट ही नहीं बना सकते। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, वो तो चाहे अफोर्डेबल हो, मिड सेगमेंट हो, लग्जरी हाउसिंग है, सब में बनेगा ही बनेगा। सस्टेनेबल लिविंग, आई थिंक सो, बिल्कुल प्रवीण जी सही कह रहे हैं कि आज जितनी भी नई डेवलपमेंट होगी उसको सस्टेनेबल लिविंग ही होना चाहिए एज इंडस्ट्री भी, बिकॉज एज रिस्पॉन्सिबल डेवलपर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडस्ट्री कि भाई अगर उसे घर देने हैं लोगों को तो साथ में मदर नेचर का ध्यान भी रखना है, और गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। आई थिंक सो एक
एज ए कलेक्टिव, एज ए ह्यूमन बीइंग, वी शुड डिलीवर द सस्टेनेबल लिविंग। इंटीग्रेटेड लिविंग की यहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए लॉन्ग रन में जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, इंटीग्रेटेड लिविंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। ट्रांजिट और डेवलपमेंट के जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया वो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर ही बनाया गया। तो ट्रांजिट और डेवलपमेंट इज़ ए इंटीग्रेटेड लिविंग, वहाँ पर सब कुछ 30-70, अगर 30% कॉमर्शियल, 70% रेजिडेंशियल या 70-30 जो भी है मॉडल, प्लस में उसके अंदर इन हाउस अमेनिटीज़ एट द डोर स्टेप। प्रीमियम की यहाँ तक बात कहें, देखिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करना कॉन्सेप्ट नहीं है, वैल्यू हाउसिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मीन्स कस्टमर आज भी जो हमारी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा हमारा घर होता है और वो हमें बेस प्रोवाइड करता है, तो एज कोई भी डेवलपर हो उसे अपनी रीजनेबल कॉस्ट ही रिकवर करनी चाहिए, जिससे वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर के पास बना रहे। और हाँ, कस्टमर उसके वैल्यू प्रोपोजिशन के पर से वो सारी चीज़ें उसके अंदर दे, ताकि लॉन्ग रन में उसकी भी वेल्थ ग्रो करे और डेवलपर की वैल्यूएशन भी बेटर क्रिएट हो। क्योंकि अगर वैल्यू प्रोपोजिशन देगा तो लॉन्ग रन में वो डेवलपर की भी ग्रोथ होगी। अगर मान लो अगर सारे पैसे आप कस्टमर से आज ले लेंगे, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन आपने छोड़ा ही नहीं, तो मैं समझता हूँ कि एज ए इंडस्ट्री हम लोग चले गए, बाहर हो जाएंगे सारे इंडस्ट्री से, लोगों को जाना पड़ेगा। You talked about some of the incentive that government is already giving. Do you expect any more? Do you think that there should be some more incentives that can be provided to projects that are going into sustainable living or eco-friendly projects? Do you think that there can be some kind of incentive from IGBC or from the government's side or from municipal corporation that can help builders, or that can be a motivation for builders that so that they start developing these projects more? देखिए इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ FAR तो गवर्नमेंट देती ही है। हाँ, अगर एक इंसेंटिव हमें दे दे या सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दे हमारे लिए, तो वो एंड यूज़र के लिए घर बड़ा सस्ता हो जाएगा। आज एक लैंड लेने के बाद सारी अप्रूवल्स लेके उसको लॉन्च करने में करीब 2.5-3 साल लग जाते हैं। अगर वो 3 साल का कैपिटल कॉस्ट जो है, अब उसका इंटरेस्ट भी हम उसी पे जोड़ते हैं प्रोजेक्ट पे, अल्टीमेट तो वो एंड यूज़र के जेब से जा रहा है। अगर मान लीजिए आज मैंने 100 रुपये खर्च किया और मेरा प्रोजेक्ट 3 साल बाद आने वाला है, और मेरी जो बोरिंग कॉस्ट अगर 15% या 20% है, तो मेरी वो लैंड कॉस्ट 160 रुपये हो गई जिस दिन मैंने लॉन्च किया। तो वो 60 रुपये जो बायर की जेब से जा रहे हैं, तो वो बायर के बच जाएंगे। अगर वो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए और ये टाइमलाइन हो जाए कि हाँ 3 महीने के अंदर जिस दिन प्रोजेक्ट आप सबमिट करोगे पूरे फॉर्मेलिटीज़ के साथ, विद इन 3 मंथ्स या 90 डेज या 120 डेज आपको सारी अप्रूवल्स मिल जाएंगी। वो एक बहुत बड़ा, अगर वो इंसेंटिव देते तो उसका बेनिफिट एंड यूज़र को मिल जाएगा। उसके लिए हमसे कुछ लेना चाहे वापस ले ले, मतलब हमारे पर कंडीशन लगा दें कुछ, बट वो टाइम लाइन अगर फ्रीज हो जाए ना, तो वो सबके लिए बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पता नहीं मुझे लगता है आपके इसमें उठाना चाहिए नहीं। एक अभी हमारे यहाँ बिल्डिंग प्लान सेंक्शन होते हैं, हमारा एक प्रोसेस है, पहले LOI आता है, फिर लाइसेंस आता है, फिर बिल्डिंग प्लान पास होते हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर 3 टीम बैठती हैं जब भी घर डिज़ाइन होता है। उसके अंदर 3 टीम में एक फायर डिपार्टमेंट होता है, एक सर्विस प्लान वाले होते हैं और एक बिल्डिंग प्लान वाले होते हैं। तीनों लोग मिलके, जो फाइनल कमेटी होती है, वो फाइनल कमेटी मिलके उसको डिसाइड तय करती है कि ठीक है जी, अभी नक्शे अप्रूवल के जा रहे हैं और ये अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद जब वो अप्रूवल होकर मिल जाता है टाउन प्लानिंग से, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट के बाद दोबारा अलग से सबमिट होता है, फिर वो दोबारा फाइल चलती है, वो फिर वो 6 महीने लगाती है। फिर इसके लिए इसी तरह से सर्विस प्लान वालों की फाइल अलग चलती है। जब एक डिपार्टमेंट ने, तीनों लोग बैठे, तीनों के हेड बैठ गए उसके अंदर सिंगल टेबल पर, और सब लोगों ने स्क्रूटनी कर दिया उसका, महीने में एक मीटिंग होती है, वो हम कई बार उठा भी रहे हैं सरकार के साथ बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद फिर आप पता लगता है वो फाइल दोबारा चल रही है जी फायर के लिए। फिर वो फायर वाले कहते हैं नहीं हमने तो बिल्डिंग प्लान वालों ने गलत पास कर दिया, अब आप ये यहाँ से सीडीओ में से ये हटा दीजिए, ये लगा दीजिए। मतलब इतना प्रॉब्लम है कि अगर वो टाइम बच जाए तो उसका बेनिफिट एंड यूज़र को होगा। Any demands that you think that you think सिंगल विंडो क्लियरेंस, आई थिंक सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी हिस्सा है, और वो पहले से सिस्टम और स्ट्रांग हुआ है, और इम्प्रोवाइज की गुंजाइश तो ऑलवेज बनी रहती है। लेकिन दूसरी बात है कि अगर ग्रीन लिविंग को डेवलप करना है, तो कस्टमर जो चीज़ की डिमांड करता है ना, डेवलपर वो चीज़ डेवलप करने लग जाता है। आज अगर कस्टमर लेवल पे अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भी जो मान लो 7% रजिस्ट्री की कॉस्ट आती है, स्टैम्प ड्यूटी की कॉस्ट आती है, ग्रीन बिल्डिंग पे वो 7 की जगह 1% कम कर दी जाए, तो कस्टमर क्या कहेगा, भाई साहब मुझे ग्रीन लेना है। तो जाहिर है, तो डेवलपर भी कहेगा मुझे ग्रीन लेना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डेवलपर पर से कुछ ऐसे फंड भी बने हुए हैं जो ग्रीन लिविंग को ही फंड देते हैं। अगर गवर्नमेंट ग्रीन लिविंग वाले फंड वाले में स्टैम्प ड्यूटी पे जब लैंड कॉस्ट देके आता है, वो 7% की स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट देके आता है। अगर आप जी ग्रीन लिविंग का प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी के अंदर जो आपने स्टैम्प ड्यूटी मान लो 7% दे के आए हैं, उसमें आपको आप
2% का आपको रिबेट दे देंगे वापसी। तो क्या होगा, डेवलपर को भी इंसेंटिव आया, उनकी लैंड की कॉस्ट सिंगल विंडो से काम फास्ट हो गया, 2% स्टैम्प ड्यूटी घट गई तो 2% लैंड की कॉस्ट घट गई उसकी। क्योंकि देखिए फंडिंग साइड में जो बैंक आज भी लैंड फंडिंग अलाउड नहीं है, अपने यहाँ आरबीआई में अलाउड नहीं है, आज भी उसको हाई कॉस्ट फंडिंग, क्योंकि एनबीएफसीज को ही लैंड फंडिंग अलाउड है, एनबीएफसी की भी नॉर्म्स धीरे धीरे और टाइट होते जा रहे हैं। तो ग्रीन के लिए कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कोई एक प्रोविजन कर दिया जाए कि वैसे ग्रीन, अगर ग्रीन का प्रोजेक्ट लेके आएंगे आप हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम होगा। तो जाहिर है अगर सब लोग फोर्स ग्रीन की तरफ चलेगी, बीट कस्टमर, बीट डेवलपर, बीट गवर्नमेंट, और जो इंसेंटिवाइजेशन 5% का आज वो देते हैं गोल्ड रेटिंग वाले आईजीबीसी के अंदर, उसके अंदर भी अगर स्पेस है, जितना भी बढ़ा सकते हैं वो देखें, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें अगर छोटी छोटी कर दी जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन इससे सबका मोटिवेशन अप हो जाएगा और आई थिंक सो लोग लॉन्ग रन में अल्टीमेटली ग्रीन लिविंग होनी है। जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल्स, क्या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? देखिए जीएसटी इनपुट हमें नहीं मिलता एंड यूज़र को, हमने बड़ी काफ़ी फाइट की थी इसके लिए पीछे। तो अब उसमें ये हो गया, पहले 12% था जीएसटी, फिर ये हुआ कि 5% चार्ज करेंगे और उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो जीएसटी में तो मुझे लगता नहीं कि सरकार इमीडिएटली कुछ करेगी अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले जब इनिशियली क्या था वो 18% था उसका इनपुट लेके, वो एंड यूज़र को 12% पड़ता था। तो वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को और फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी गए। तो वो गवर्नमेंट ने मान लिया था उस टाइम कि अफोर्डेबल के अंदर 1% और नॉर्मल हाउसिंग या लग्जरी हाउसिंग है उसमें 5%। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि उसमें सारे स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। बट हाँ, एक लेवल पे जहाँ पे स्टेट लेवल पे डिसीजन सरकार को लेना है, तो जैसे इन्होंने बताया अभी कि भाई रजिस्ट्री के अंदर स्टैम्प ड्यूटी के अंदर वो सरकार आराम से कर सकती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा, हर स्टेट अपने अपने कर सकती है, तो वो शायद अगर करे तो वो इंसेंटिवाइज किया जाए, बेटर है। So what I wanted to say was that if you are using green products, they are, as of now, they are little costlier than when it comes to normal products. So if you are using those materials, do you think that this can be incentivized when it comes to GST, or do you think that this cost will reduce when more people start using these products and more supply might come? नहीं देखिए, वो बड़ा मुझे लगता है, जैसे मैं एज ए लेमैन बताऊँ आपको, अगर आपने कोई प्रोडक्ट अगर ग्रीन बिल्डिंग में यूज़ किया, उस पर सरकार कैसे इंसेंटिवाइज करेगी मुझे नहीं मालूम। जैसे अगर मान लीजिए टाइल की बात करता हूँ या मैं ग्लास की बात करता हूँ, मैंने लिया और लेके मैं अपने इस ग्रीन बिल्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसका मिसयूज़ शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है अगर जीएसटी की बात करेंगे ना, तो लोग ट्रेडर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मुझे अगर डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला अगर स्टैम्प ड्यूटी के अंदर हो गया, एंड यूज़र को बेनिफिट दे दिया आपने कि आपका 7% स्टैम्प ड्यूटी है, उस पर 5% लगेगा या 2% लगेगा, तो डिमांड ही वो आएगी कि मुझे ग्रीन बिल्डिंग चाहिए और भैया ग्रीन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट चाहिए। तो जब जो डेवलपर को वही बनाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि एंड यूज़र को जो चाहिए वही हम बना के देंगे। इसी तरह से अगर डेवलपर को बेनिफिट देना है कि जैसे उन्होंने बताया स्टैम्प ड्यूटी के अंदर बेनिफिट दे दे, या सिंगल विंडो क्लियरेंस करते हैं, मुझे लगता है उसमें भी अगर ये हो जाएगा, हाँ चलो ग्रीन बिल्डिंग के लिए सिंगल विंडो करेंगे हम, बाकी के लिए नहीं करेंगे, एटलीस्ट यहाँ से शुरू कर दें, तो फिर लोग अपने आप उसके लिए हाँ मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस। वन इज BRSR रिपोर्ट, दिस इज फॉर लिस्टेड बिल्डर्स, लिस्टेड कंपनीज। गवर्नमेंट SEBI हैज मैंडेटेड इट from last financial year, FY 23. So they said that first 100 companies have to follow that BRSR report, then 1000 companies from next financial year, and then on and on. What this means is that not just the builder, not just the company has to be eco-friendly or carbon neutral, but even the whole supply chain. So if you are going to cement, if you are buying tiles, if you are buying sanitary ware, tiles, etc., all companies should be net zero. इससे do you think that this can be possible and this can be something that can bring a lot of change? Because if it is being made mandatory, then builders have to follow this. All the companies have to follow this. This will bring a lot of change in what are the products that are being procured and the raw materials that are coming in the projects. And does this mean that there might be a time when the cost will be higher? कोई भी चेंज अगर हम लार्जर लेवल पे लाना चाहते हैं तो फेजेस में आता है, वो एक दिन में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। इसी सोच के क्योंकि गवर्नमेंट का लार्जर विजन है कि भाई 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, उसी स्टेप के तहत उन लोगों ने पहले टॉप 100 कंपनीज़ पे उसको लागू किया, फिर सेकेंड ईयर से टॉप 1000 पे लागू किया। एक फेज़ मैनर में हर एक कंपनी पे आता जाएगा और लॉन्ग रन में अल्टीमेटली तो जितने भी एक बेसिक टर्नओवर का फिल्टर लगने के बाद, एक बेसिक टर्नओवर का क्राइटेरिया होने के बाद लोगों पे सब पे लागू हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी प्रैक्टिस जब नई डेवलप होती है वो फेज मैनर में ही इंप्लीमेंट होती है, उसको ओवरनाइट कभी भी नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट बिल्कुल राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। आई थिंक सो इन लॉन्ग रन इट विल बी ग्रेट बेनिफिट।
But do you think that this is possible when for a value chain, whole value chain to be carbon neutral? मेजर चेंजेस की बात करते हैं, 100% तो देखिए हो नहीं पाएगा, बिल्कुल। हो सकता है धीरे धीरे हो जाए ये भी। आज की तारीख में जो जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट है स्टील और सीमेंट, जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है हमारे कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के लिए, वो जो भी सप्लायर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो लोकल प्लांट, मुझे पता नहीं स्टील के कोई सीमेंट के कोई ऐसे होंगे, बट स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट जो बड़े डेवलपर हैं वो उन्हीं कंपनी से माल ले रहे हैं। जैसे हम अपनी बात करें या इनकी बात भी करें, ये 4-5 कंपनीज होंगी जो ग्रीन बिल्डिंग के अंदर सर्टिफाइड होंगी सारी, उन्हीं से काम कर रहे हैं। या ग्लास की बात भी करें, अच्छा कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर मैं लोकल कंपनी से माल लेता हूँ और मैं ब्रांडेड कंपनी से माल लेता हूँ और ग्रीन प्रोडक्ट में लेता हूँ मैं, तो उसमें कॉस्ट में अगर 1-2% का भी फर्क नहीं होगा। मुझे लगता है सेम कॉस्ट के ऊपर ही होगा। हो सकता है दूसरा वाला महंगा ही हो, तो एक वो टाइमलाइन, एक वो डिलीवरी शेड्यूल भी ठीक रहता है। तो बहुत सारी जो मेजर आइटम है वो तो सब इन्हीं लोगों से आ रही है। अब मैं सैंड की बात कर रहा हूँ, कुछ और बात कर रहे हैं, वो ग्रीन बिल्डिंग में ना भी है, वो ना कभी आ सकता है फ्यूचर के अंदर। तो जो मेजर आइटम्स हैं वो अभी भी सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एज ऑफ बिल्डिंग्स. This is particularly for Gurgaon because for the last 2-3 years there has been a survey that is being going on all buildings, that there are such structural defects that has happened in most of the societies. And some of them been asked to vacate and demolish and then redevelop. This may not be possible if builders are using a good technology, Mayman technology or others, and they are using sustainable products. The age of buildings might increase, which is ideally is 40 to 50 years, but it might increase further, which overall reduces the cost, or which overall reduces the impact on infrastructure, on the environment, etc. Do you think this is also one of the solution to all the problems that are happening in Gurgaon? पहले से ही जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो सारे अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का जब भी काम करते हैं प्रॉपर सर्टिफाइड करते हैं, और एक प्रॉपर जो कंसल्टेंट जो क्वालिफाइड हैं उन लोगों से उसको सर्टिफाई कराते हैं। तो उसके अंदर उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, 40 से 50 साल की एज एवरेज में मानी जाती है और इसको फर्दर बढ़ाया भी जा सकता है। आई थिंक सो लॉन्ग टर्म जो डेवलपर्स हैं और जो डेवलपर रिस्पॉन्सिबल हैं वो इन सारी चीज़ों को पहले से ही टेक केयर करके चल रहे हैं और लॉन्ग रन में भी इसको टेक केयर करेंगे। और इंडस्ट्री को भी इस चीज़ को टेक केयर रखना चाहिए, क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर लिविंग ओवर देयर, एंड एवरी रिस्पॉन्सिबल डेवलपर इज़ वेरी वेरी मच सिंसियर एंड द रिस्पॉन्सिबल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि सब डेवलपर्स को रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए, और काफ़ी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं भी। और जहाँ पर जैसे आपने बताया कि जो स्ट्रक्चर डिफेक्ट के लिए 2-3 लोगों को आया कि भाई आप 2-3 बिल्डिंग खाली कर दीजिए, वो हमने भी न्यूज़ में देखा था। बट मुझे लगता है कि उसके साथ साथ ना कुछ गवर्नमेंट को भी हमने सजेशन दिए थे कि वो भी उनको कैटर करने पड़ेंगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हम जितना भी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी आज, मुझे क्या, मेरी बात छोड़ दीजिए, जितने डेवलपर आज काम कर रहे हैं, अब सरकार भी थोड़ा टाइट होती जा रही है। पहले एक जो स्ट्रक्चर डिजाइनर उसे डिज़ाइन करता है, दूसरा उसको वेट करता है, IIT से वेट करा रहे हैं, उसके बाद बिल्डिंग बना रहे हैं। और बाकी देखिए उसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर सभी को फेस करना पड़ेगा ऐसे। बट मुझे लगता है कि ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है सबको। Now last question is post possession, because if builder is developing a project and builder is designing a project, they can take care of all the stuffs. They can make sure that this product is being used, this is how it should be developed, this is what should be the designing. But there is also a responsibility after ERA that post possession builder has to take care of it for 5 years now. But when you give it to RWAs, their way of utilizing this the funds that they have, and their way of how to manage this RWA is different to how builder will be doing it. And if it is a sustainable building, and if you want to make sure that it is in the long run should be in a sustainable way, how do you make sure that post possession also that RWAs and others are also aware of all the products and how to use them? देखिए उसके लिए SOPs तो बन सकती हैं। ये बड़ा मुश्किल, आपने गाड़ी खरीद के लाए और आपको बताया गया कि यार ये गाड़ी चलाने के, ड्राइविंग के ये नॉर्म्स हैं, और आप उसको फॉलो नहीं करते, और पता लगता है आप ले जाके ठोक देते हैं लोगों के बीच में और कहते हैं यार गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये तो गाड़ी जो है, मतलब ड्राइवर को भी अच्छा होना पड़ेगा, ड्राइवर को सेंसिबल होना पड़ेगा। उसके SOPs हम बना रहे हैं, हम लोग भी बना रहे हैं सरकार के साथ मिलके RW को देने के लिए। मुझे लगता है या तो जो मल्टी स्टोरी हाउसिंग है उसके अंदर इस तरह की, जो जैसे JLL यहाँ पर काम कर रहा है और जो JLL सोसाइटी मेंटेन कर रहा है वो सारी मेंटेन्ड है, क्योंकि वो एक सर्टन नॉर्म्स के अंडर ही मेंटेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मतलब। तो मुझे लगता है कि जो RWA में वो सेंस भी नहीं है ना, वो लगता है सब RWA में हर को लगता है हर एक आदमी चोर है।
और बहुत सारे जो लीडर्स हैं आरडब्ल्यू में जो काम करते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ उनको पड़ते हैं। मतलब मैं जानता हूँ इस बात को कि आज जो लोग काम कर रहे हैं वो टाइम भी दे रहे हैं, एफर्ट भी दे रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी गाली खा रहे हैं वो आरडब्ल्यू से। वही हाल बिल्डर का भी है। पोस्ट मतलब अगर सबसे बड़ा पेन पॉइंट है अभी इसके लिए कोई रेगुलेटर मुझे लगता है होना चाहिए कि जो डिफेक्ट लाइबिलिटी मान लीजिए मेरी 5 साल की है, जो रेरा ने तय की है कि 5 साल तक कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेंटेन करना है, 5 साल बाद वो आरडब्ल्यू को हैंड ओवर हो गया। बट यहाँ जो पीछे जो डिफेक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहे हो, वो जो सोसाइटी 12-12 साल पुरानी हो चुकी है, उसके अंदर बिल्डर फॉरवर्ड आगे आया और उन्होंने उसको बिल्डिंग के अंदर कोई मैनेज अगर इशूज़ हुए उसको रिपेयर की भी किया और उसको वापस आरडब्ल्यू को हैंड ओवर भी हो चुके हैं जो सोसाइटी, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। बट ये सबको जैसे आप रेरा आया, तो रेरा आने के बाद एंड यूज़र के अंदर भी ये समझ होनी चाहिए कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ किसी से, तो मैं बिल्डर वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। आज भी लोग ऐसे हैं जो रेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते, बेच देते हैं और बायर अल्टीमेट पता लगता है वो प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा ये भी नहीं पता। तो जो बायर को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और एंड यूज़र को जागरूक होना ज़रूरी है। तो जब तक वो नहीं जागरूक होंगे तब तक ये लगता है मुझे इसका सोल्यूशन मिलना मुश्किल है। Ravi ji, and also just one more add, should RWA also be brought under this kind of regulations when it comes to, if you want the sustainable project to be sustainable for a long term, do you think RWA should be also brought under? मैंने आपको बताया रेगुलेशन का मतलब है कि आरडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो उसके अंदर कि भाई आप बना रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आपने हैंडओवर लिया उस दिन क्या स्टेज थी बिल्डिंग की, और आप आज 5 साल बाद 2 साल बाद उसका ऑडिट होता रहे और हर साल ऑडिट कराएं। आज आरडब्ल्यू के ऊपर अगर ये आ जाए कि हर साल आप ऑडिट कराओगे और उसकी रिपोर्ट्स रेरा को सबमिट करोगे, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इसमें SOP इज़ वन मीडियम और SOP बिल्कुल एज ए होने भी चाहिए फंडामेंटली। तो RWA को भी एक डायरेक्शन के अंदर काम करना चाहिए। साथ साथ जो मेंटेनेंस वाली एजेंसीज है ना, उनकी अगर कोई रेटिंग कराई जाए, ठीक है, वो रेटिंग आज ना हम लोग उनके जजमेंट के बेस पे भाई हर डेवलपर अपने आप डेवलपर को बेस्ट बंदे को देना है क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। बट RWA को ट्रांसफ़र हो गया तो RWA को मैनेज करना है, ठीक है। अब उन्हें सस्ता और हाँ तो उन चीज़ों के अंदर उसको मैनेज करना है तो ज़ाहिर रेटेड मेंटेनेंस जी को नहीं जा पाएगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट उनकी एक रेटिंग नोटिफाई कर दे कि भाई साहब ये A मेंटेनेंस है, B है और ये C है, जिस क्लास ऑफ सोसाइटी है उसके एक मिनिमम नॉर्म्स बना दीजिए जाए, भाई साहब अगर आपको A में शामिल होना है तो आपको ये चीज़ें टेक केयर करनी ही पड़ेंगी। तो क्या होगा, क्या RWA को डायरेक्शन दी गई भाई साहब? बहुत सारी जगह तो ऐसे भी है ना जहाँ RWA खुद ही मेंटेन कर रही है, जहाँ पे सोसाइटी मेंटेनेंस कंपनी नहीं है, तो वहाँ तो रेटिंग देखो हर साल मुझे लगता है कि इसका जो नहीं वो एजेंसी का जो एजेंसी है, एजेंसी की रेटिंग आपने कर दी। हाँ, एजेंसी को हायर करना है ना, कई जगह एजेंसी नहीं है वहाँ पर, तो एजेंसी को हायर करना है। RWA तो अब यू आर प्लेइंग विद द लाइफ, हाँ यू आर प्लेइंग विद द लाइफ। तो फिर वो उसने कहा भाई साहब A ग्रेड वाले से या B ग्रेड इस स्तर के साथ ही मेंटेन करना है। तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ही जो एजेंसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, उनकी रेटेड एजेंसी। और RWA के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि वो खुद मेंटेन करने में लग गया, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं उस फील्ड के अंदर। भाई उनके जो लीडर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज, उसका अगर खुद मेंटेन करना है तो आप एनुअली उसका अगर वो ऑडिट होना शुरू हो जाए तो रिजॉल्व हो जाएगा ये ऑडिट होना लग जाए। और साथ में तो एक अगर देखिए जो पर्सन जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको वो काम करने देना चाहिए, सही है, उसको काम करने देना चाहिए। अगर उसने कहा कि भाई साहब मैं किसी भी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी A ग्रेड की B ग्रेड जो भी उसने ग्रेडिंग की गई और RWA को डायरेक्शन दी गई, जब हैंडओवर किया गया भाई साहब आप मिनिमम A ग्रेड के मान लो ये जितने भी लोग नोटिफाइड हैं इनको ही आपको मैनेज करके देना है, तो एक्सपर्ट्स के हाथ में काम चला गया, टेंशन फ्री हैं सब लोग, टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि बिकॉज इज द लाइफ ऑफ द लिविंग, जो पर्सन वहाँ 1000 फैमिली 2000 फैमिली रह रही हैं, इट्स a responsible act. ठीक, great. I think it was a very insightful session, and I thank Mr. Praveen Jain and Mr. Ravi Agarwal for joining us and taking out time from their busy schedule to be with us. And thank you, Mr. Jain. Thank you, Mr. Agarwal. Thank you. Thank you.